हेलो एवरीवन। आज हम आपका जो लेक्चर नंबर है 6 लेकर आए हैं। तो इसमें जो हमने लास्ट 5 लेक्चर्स में 25 करके 125 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज के लेक्चर में हम 25 अगले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो AIB 21 एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके ऑप्शंस मिलते हैं एंड उनका आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी बताया जाता है कि उसके रीज़न में उसके लॉजिकल क्या सही होने वाला है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। उसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना है, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो प्रेप हॉरिजॉन ऐप है उसमें AIB का बैच जो है वो लॉन्च किया गया है, जो आपका AIB एग्ज़ाम होने वाला है 7 जून को। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको एक बैच दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको एकदम फ्री में मिलने वाले हैं। आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जैसे PYQs होते हैं AIB 20 AIB 19 के, तो वो आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री में आपको क्वेश्चंस को एक मॉक टेस्ट की तरह दिया जा रहा है, जहाँ पर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी दिए जाएंगे। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में आप यहाँ पे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे AIB 21 में बिल्कुल डेडिकेटेड बैच एक स्टार्ट हो रहा है। उसका हम इंफॉर्मेशन जल्दी आपको देंगे कि कौन सी डेट से आपका बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको एक अपने एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर जो है प्लानिंग करनी होगी, उसको प्लानिंग को लेकर हम आ रहे हैं। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने के लिए हमारा जो ऐप है प्रेप हॉरिजॉन ऐप, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको iOS फीचर में ऐप स्टोर पे मिलेगा, प्लस आपको जो है एंड्रॉयड डिवाइसेस पे गूगल प्ले पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है प्रेप हॉरिजॉन। वहाँ पे जाके आप लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए, देन आपको आप सारे फीचर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर ये हो गई आज की इम्पोर्टेंट बात। मूव करते हैं हम आज के क्वेश्चंस पे। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द बलवंत राय मेहता कमिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी की बात हो रही है। तो इसमें पूछा गया है इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही है। जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इज और आर दिया जाता है, इसका मतलब है ये MSQ क्वेश्चन होता है। इज या आर दिया है मतलब यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, आप एक से ज्यादा जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि पहला ऑप्शन है रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए 3 tier पंचायत राज सिस्टम। ठीक, फिर दिया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद एंड, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सारे ऑप्शंस हमारे सही होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बात की गई है ये बलवंत राय मेहता कमेटी की बात की गई है। तो ये क्या है पहले जान लेते हैं कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, उन्होंने बेसिकली जो फाउंडेशन रखा था पंचायती राज सिस्टम का। उन्होंने बोला कि अगर डेवलपमेंट स्कीम्स को सक्सेसफुल बनाना है तो लोकल लेवल पे जो इलेक्टेड बॉडीज होते हैं उनको पावर देनी होगी। ठीक है, इसी वजह से जो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में पहली बार पंचायती राज सिस्टम लॉन्च किया गया था। कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था एक बार देख लीजिए, 1959। मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ, 1959 में पंचायती राज सिस्टम जो है वो लॉन्च हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 की थी, उनका जो मेन वो देख लीजिए कि उनके जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे कि ये 3 tier पंचायत राज था। इसमें कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक 3 लेवल सिस्टम हो, जिसमें ग्राम पंचायत हो मतलब विलेज के लेवल पे, पंचायत समिति हो मतलब जो ब्लॉक होता है ब्लॉक के लेवल पे, और जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला के लेवल पे। तो यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन है मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोकल इलेक्टेड बॉडीज को देना चाहिए, ताकि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो जिला परिषद चेयरमैन
यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला परिषद का चेयरमैन बनाने की रिकमेंडेशन दी गई थी, ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं के बीच कोऑर्डिनेशन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने समझा इसमें क्या कवर हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिया गया है रिकमेंडेड इस्टेब्लिशमेंट 3 टियर, ये भी हमने बात करी, ये भी था उसमें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी उसमें बात हुई है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन, ये भी बात की गई है। तो मतलब हमारे ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। तो यहाँ पे आंसर मार्क करेंगे डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं, सारे ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो मार्क द ऑप्शन डी एज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए लीगल एडवाइजर of the state government as provided by the Constitution of India? Public prosecutor, solicitor general, advocate general या attorney general, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए, क्वेश्चन देखिए, देन मूव करते हैं इसके एक्सप्लेन करने के और आंसर की ओर, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, क्या बोला गया है, किस चीज की बात की है यहाँ पे बात की गई है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टेट लेवल है, ठीक है, स्टेट लेवल के उस पर बात की है कि स्टेट लेवल पे जो लीगल एडवाइजर होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, पहले तो ये जान लीजिए। तो वो तो पहले हमारे ऑप्शन में दिया है, तो इतने से ही हम जान गए कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एडवोकेट जनरल ही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि स्टेट लेवल पे जो लीगल एडवाइजर होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, उसको गवर्नर अपॉइंट करता है, और वो हाई कोर्ट जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए अगर वो है, मतलब जो हाई कोर्ट जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वही होनी चाहिए। ये बेसिकली स्टेट का जो है अटॉर्नी जनरल होता है, बेसिकली कौन होता है, स्टेट का अटॉर्नी जनरल होता है। और इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है कि एडवोकेट जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 165, कौन सा रिलेट कर रहा है, आर्टिकल 165, जिसमें है ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइजर है वो एडवोकेट जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल क्या कहता है ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दिया है, अटॉर्नी जनरल जो है इसका क्या काम है। अटॉर्नी जनरल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं, ये आर्टिकल 76 के अंदर आते हैं, आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल का जिक्र है। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी जान लेते हैं कि ये क्या है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये क्रिमिनल केस में स्टेट की तरफ से कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा, ये हमारा एडवोकेट जनरल है, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, एडवोकेट जनरल इज द करेक्ट आंसर। मार्क करिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देख लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो मूव किया जाए अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन से जो पेयर दिए गए हुए हैं यहाँ पे वो करेक्टली मैच्ड हैं। पहला दिया है हैबियस कॉर्पस इश्यूड ओनली टू द स्टेट, फिर दिया है मैंडेमस इश्यूड टू पब्लिक सर्वेंट, क्वो वारंटो इश्यूड टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एंड देन दिया हुआ है प्रोहिबिशन इश्यूड टू प्राइवेट इंडिविजुअल। तो कौन सा सही मैच है यहाँ पर, कौन सा सही मैच है, देखिए एक बार, मैं साइड हो जाती हूँ, ऑप्शंस देखिए कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पे सही आंसर है मैंडेमस वाला। क्या दिया हुआ है, मैंडेमस इशूड टू पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, ये आंसर हमारा सही है।
क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है ये भी देखते हैं। क्योंकि देखिए मैंडमस वाला जो है वो पेयर यहाँ पे सही है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो गलत दिए हुए हैं। मैंडमस है, ये रिट इशू होती है पब्लिक अथॉरिटी या सर्वेंट को, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट बोल लीजिए या पब्लिक अथॉरिटी, जब वो अपने लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा हो, ठीक है, अपने जो ड्यूटीज हैं उसको जो ड्यूटीज असाइंड है वो लीगली जो ड्यूटीज असाइंड है वो अच्छे से नहीं कर रहा हो, परफॉर्म नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट मैच दिया है इशू टू पब्लिक सर्वेंट, तो ये ऑप्शन सही है हमारा, मार्क कर लीजिए ऑप्शन बी सही है। लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि हैबियस कॉर्पस जो है वो सिर्फ स्टेट के लिए लिखा है, जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट भी इनडायरेक्टली ही होती है, ठीक है। हमारा दिया है यहाँ पे क्यू वारंटो इशू टू सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए नहीं होती, बल्कि इलीगली जो ऑक्युपाइड है पब्लिक ऑफिस के लिए होती है, ठीक है। और हमारे पास लास्ट ऑप्शन दिया है प्रोहिबिशन, वो दिया है इशू टू प्राइवेट इंडिविजुअल, ये भी गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो प्रोहिबिशन दिया हुआ है ये इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है, ये बल्कि ये लोअर कोर्ट्स के लिए होती हैं, ठीक है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है, ये लोअर जो कोर्ट है उनके लिए होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मार्क ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सही ऑप्शन है वो तो हमारा आंसर है, बट जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको भी क्यों रिलेट नहीं कर रहा है उसका भी रीजन बताया जा रहा है, तो वो भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो चीजें भी आपको कहीं ना कहीं आगे यूज आने वाली है। इसलिए वो चीज जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं वो भी क्यों गलत हैं ये भी ध्यान से सुनना होता है, ठीक है। मूव करते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट held that strike by the lawyers is illegal and unethical, and infringes the fundamental rights of litigants for speedy trial, ठीक है। 4 केसेस दिए हमारे पास, ठीक है। पहले सवाल पढ़िए, क्या दिया है सवाल में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये किस चीज की बात कर रहा है। सबसे पहले जब भी एग्जाम देते हैं हमें क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। अगर आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि हमारा जो पेपर आता है वो डुअल लैंग्वेज होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हैं तो वो आप उस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से समझिए, देन यू हैव टू गिव द आंसर, ठीक है। ऐसे ही नहीं देना है, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक से हमारे आंसर गलत मार्क हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सुनिए कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, मतलब यहाँ कौन से केस की बात हो रही है, कौन से केस की बात हो रही है, यहाँ पे बोला गया है कि जो फॉलोइंग केसेस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक बाय द लॉयर्स को इलीगल और अनएथिकल एंड इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिटिगेशन फॉर स्पीडी ट्रायल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर बोला था कि लॉयर का स्ट्राइक करना इलीगल और अनएथिकल है, ठीक है। कौन सा केस है, कौन सा आंसर सही है, देखिए सही आंसर जो यहाँ पर है हमारा बीएल वधेरा, बीएल वधेरा जो ऑप्शन ए है, बीएल वधेरा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये हमारा ऑप्शन सही है। क्योंकि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस केस में बोला था कि लॉयर्स का स्ट्राइक करना इलीगल और अनएथिकल होता है, ठीक है। कोर्ट ने साफ कहा था कि लॉयर्स का जो स्ट्राइक करना है वो लिटिजेंट्स के फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है। इसके अलावा पर्टिकुलरली जो आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेट करता है। इसके अंदर आता है जिसमें स्पीडी ट्रायल का राइट इंक्लूडेड है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर स्पीडी ट्रायल का राइट इंक्लूडेड है। तो इसमें कहा है कि जब लॉयर स्ट्राइक पर होते हैं, केसेस जो है वो डिले होते हैं और जस्टिस सिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब होता है। केसेस डिले हो रहे हैं तो जस्टिस सिस्टम भी डिले हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज को डिस्टर्ब कर रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि एडवोकेट्स को क्लाइंट का केस जो है छोड़कर स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि उनका जो प्राइमरी ड्यूटी है वो कोर्ट और क्लाइंट के प्रति होना ज़रूरी है। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कोर्ट और क्लाइंट के प्रति ड्यूटी निभाना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन बाकी ऑप्शन जो दिए हैं ये रॉन्ग क्यों कहे जा रहे हैं? जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इस केस के बारे में कि ये मेनका गांधी का जो है ये आर्टिकल 21 का स्कोप एक्सपेंड किया गया था। इसमें ड्यू टू प्रोसेस कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्ट्राइक केस था ही नहीं। ठीक है, और अगला केस दिया हमारे पास लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे एमपीज और एमएलएज की जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड केस था ये वाला। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन दिया है कौन सा है? इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी गलत क्वेश्चन है, मतलब गलत ऑप्शन है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इस केस के अंदर मंडल कमीशन और रिजर्वेशन के केस से रिलेटेड था ये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है अगला सवाल? अगला सवाल कह रहा है कि फाइनल जजमेंट्स और ऑर्डर्स डिलीवर्ड और पास्ड बाय सिविल कोर्ट्स in any part of the territory of India shall be capable of execution anywhere within the territory according to the law provided under which article? कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, कौन से आर्टिकल के अंदर इसकी बात की गई है? ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझिए कि ये जो क्वेश्चन है ये किस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बात है, क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपको बात की गई है, तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 261(3) ये वाला आपका सही होगा, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपका है आर्टिकल 261(3) जो है ये क्लियरली कहता है कि सिविल कोर्ट के फाइनल जजमेंट्स या ऑर्डर्स इंडिया के किसी भी पार्ट में एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो दिए गए यहाँ पे आर्टिकल्स गलत हैं, क्यों गलत हैं ये भी देख लेते हैं। क्योंकि बाकी जो आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है 260 दिया है। ठीक है, 260 किससे रिलेट कर रहा है? 260 जो है आर्टिकल डील्स विद ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूनियन इन रिलेशन टू फॉरेन स्टेट्स। ठीक है, फॉरेन स्टेट्स के बारे में बता रहा है। तो 260 यहाँ दिया है, 260 यहाँ दिया, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत है। तो 262 जो आर्टिकल 262 है वो क्या करता है? वो डील्स विद एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर, वाटर से रिलेट करके वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटिंग टू वाटर उससे ये आर्टिकल 262 डील करता है। तो ये भी हमारा यहाँ गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि मतलब अगर एक सिविल कोर्ट ने इंडिया के किसी भी स्टेट में फाइनल जजमेंट पास किया है तो उसको पूरे भारत में इन्फोर्स किया जा सकता है। ये इंश्योर करता है कि सिविल जस्टिस सिस्टम यूनिफॉर्म और इफेक्टिव हो अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि आर्टिकल 261 है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो मार्क करिए ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट आंसर। ठीक, देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ जॉन बैलेमेंटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 118 की बात करी जा रही है ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट इज वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल। कौन से आर्टिकल को वायलेटिव है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑप्शंस हमारे पास 4 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कौन से केस के बारे में बात हो रही है ये देखिए। यहाँ पे केस के बारे में बात हो रही है जॉन वेलेमेंटम। जॉन वेलेमेंटम कहाँ पे केस हुआ था, क्या है ये? देखिए, जॉन वेलेमेंटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 की बात हो रही है यहाँ पे।
कि इसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे होल्ड किया था कि सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, इंडियन सक्सेशन एक्ट कब था? 19 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, ठीक है, कब का था? 1925 में था ये, मैं लिख रही थी, हाँ। तो यहाँ पे जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ठीक है। ये सेक्शन जो है क्रिश्चियंस को रेस्ट्रिक्ट करता था कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए विल के थ्रू फ्रीली डिस्पोज नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जो प्रोविजन है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और आर्टिकल जो 25 मतलब आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 25 डिफाइन करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और आर्टिकल जो है 26, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को वॉयलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिकल 25 और 26 की कहाँ बात हुई है? ये हुई है आर्टिकल 25 और 26, ऑप्शन ए में दिया है हमारा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि मतलब क्या है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 118 क्रिश्चियंस के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, ठीक है। तो क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी को फ्रीली रिलीजियस या चैरिटेबल मतलब चैरिटी के पर्पस के लिए डिस्पोज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते, तो ये रिलीजियस फ्रीडम और मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था, ठीक है। ये उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मतलब 25 सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो मार्क करिए ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए, देन मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दो हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए हैं कि प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और फिर दिया है कि ऑल प्रोविजंस ऑफ द बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, सिर्फ सेकंड है, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। तो इनमें से क्या देखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, कैसे क्या है, क्योंकि ये बीएनएसएस का सवाल है। इसमें बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर का पहले स्टेटमेंट में, और दूसरा है बात की गई है नागालैंड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा स्टेटमेंट है कि बीएनएसएस जो है जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्टिकल 370 जो आर्टिकल 370 सॉरी आर्टिकल 370 कब आया था? 2019 में। आर्टिकल 370 जो 2019 में आया था, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर पर जो इंडियन लॉज हैं वो पूरी तरह अप्लाई होते हैं, फुल्ली अप्लाइड होते हैं। इसलिए जो बीएनएसएस भी है वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अप्लाई होता है और यहाँ ऑप्शन में दिया है कि वहाँ पे नॉट अप्लाई दिया है, ठीक है, डू नॉट अप्लाई। ऑप्शन उसमें सेकंड हमारा क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इसमें कह रहा है कि बीएनएसएस जो है ऑल प्रोविजंस ऑफ बीएनएस डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, ये नागालैंड की भी बात कर रहा है कि बीएनएसएस नागालैंड पर फुली अप्लाई नहीं होता। ये भी गलत है। क्यों गलत है देखते हैं, इसको भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए नागालैंड को आर्टिकल 371 ए 371 371 आर्टिकल यहाँ पे करती हूँ 371 का, ठीक है, 371 के उसमें बताया गया है 371 ए के अंदर में स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीएनएसएस वहां पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर सेंट्रल सब्जेक्ट है, यानी कि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट के हिसाब से। इसलिए जो बीएनएसएस है वो नागालैंड में भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 1 भी हमारा गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन क्या होने वाला है? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए हैं,
तो इनकरेक्ट हमारा इसमें बताया गया, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है। मार्क करिए ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल बोल रहा है कि द मैक्सिमम क्वांडो लेक्स एलिक्विड एलिक्वी कॉन्सेडेट कंसिडिटोर 8 डी इन साइन स्क्वायर्स स्पा एसी नॉन प्रोटेस्ट इज एनरिच्ड इन। भाई इतने जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं ये कैसे याद होंगे, कैसे याद किए जाएंगे? इतने डिफिकल्ट टर्म्स हैं जो पढ़ने में ही दिक्कत है। ठीक है, इसका भी तरीका है। पहले हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका क्या मतलब है? ये एक्चुअली लैटिन वर्ड में दिया है। ठीक है, ये लैटिन लैंग्वेज है। इसमें जो ये कहा गया है इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता सकती, मैं बोल रही हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। ये जो इतना डिफिकल्ट लैटिन लैंग्वेज में दिया हुआ है जो यहाँ ऊपर से निकल ही जाने वाला है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि जब लॉ किसी को कोई पावर देता है तो उस पावर को इफेक्टिव बनाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, ठीक है, वो भी ऑटोमेटिकली दी हुई है या मानी जाती हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में क्या है? सिंपल वर्ड्स में भी मैं समझा देती हूँ कि सिंपल वर्ड्स में क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है कि लॉ अगर कोई राइट या पावर देता है तो उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए जो नेसेसरी पावर्स हैं वो भी मिलती हैं। मतलब पूरे अथॉरिटी पूरे पावर दिए जाते हैं, आधा अधूरे का काम नहीं है यहाँ पे। ये प्रिंसिपल भी कहाँ से आया है? ये प्रिंसिपल जो है सेक्शन 528 BNSS में दिया है, सेक्शन नंबर 528 में। ठीक है, 528 BNSS सेक्शन उसमें दिया है। उसमें जहाँ पे कोर्ट को दी गई पावर्स के साथ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स भी इंक्लूड की जाती हैं या इंक्लूड मानी जाती हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है? 528। 528 हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ सेक्शन 528 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन नंबर 528 इज द करेक्ट आंसर। तो मार्क कर लिया। देन मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हेडेड द 2020 मतलब 2020 कमेटी। ये 2020 क्रिकेट वाला नहीं है, मार्क करिए 2020 इज नॉट क्रिकेट वाला। ये है आपका 2020 में कमेटी जो थी उसको रिव्यू द 3 कोड्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। 3 कोड्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, प्रोफेसर NR माधव, प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह, डॉक्टर जस्टिस वर्सेस मलिमत, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? देखिए, यहाँ पे जो बात की गई है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। देखिए, 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिमिनल लॉ जो है वो रिफॉर्म कमेटी बनाई थी, जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को रिव्यू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ठीक है, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह। कौन थे? प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह। भाई कहाँ भाग रहे हो, चलो उधर। हाँ, कौन थे? प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह। अरे ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह थे। उन्होंने, क्यों भाग रहा है ये? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह के बारे में। क्या ही भी स्क्रीन भाग जाती है। तो इस कमेटी में जो कमेटी के चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह। ठीक है, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मतलब जो NLU है, दिल्ली के फॉर्मल वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। और इस कमेटी का जो उन्होंने कमेटी के चेयरमैन थे, इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो क्रिमिनल लॉज को मॉडर्नाइज करना, यानी कि उसके अलावा कॉलोनियल
जो कॉलोनियल प्रोविजंस को रिमूव करना था और सिस्टम को विक्टिम ओरिएंटेड और एफिशिएंट बनाना। ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और इस जो कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस थे जिसके बेस पर बाद में जो है भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब बीएसए इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी गलत हैं, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर एनआर माधव थे, ठीक है, ये कमेटी के हेड नहीं थे। जो डॉक्टर जस्टिस वर्सेस क्या दिया है, मलिमत, ठीक है, उन्होंने 2003 में जो है वो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म कमेटी हेड की थी। मलिमत कमेटी उसका कमेटी का नाम था, जो 2020 वाली नहीं थी, वो उन्होंने पहले करी थी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह जो थे वो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। देन मूव किया जाए अगले सवाल की तरफ, कर देते हैं। ये तो इतना बड़ा सा सवाल है, क्या कह रहा है ये? अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23 की बात है ऑफ द बीएनएसएस कम्युनिटी सर्विस मीन्स वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्ट to perform as a form of punishment that benefits the community for which he shall not be entitled to any remuneration। ठीक है, फिर दिया है वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर एन accused to perform as a form of punishment that benefits the community for which he shall not be entitled to any remuneration। फिर दिया है वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर ए कॉन्विक्ट टू परफॉर्म एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। उसके बाद दिया है ऑप्शन डी है कि वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर एन एक्यूज टू परफॉर्म एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। ठीक है, कौन सा सही आंसर होने वाला है? एक बार सवाल पढ़ लीजिए, फिर से आप खुद से सवाल पढ़िए। मैं साइड हो जा रही हूँ। स्क्रीन में सवाल क्वेश्चन विजिबल है, क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनिटी सर्विस। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि कम्युनिटी सर्विस होता क्या है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्ट टू परफॉर्म एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्युनिटी सर्विस का मतलब है वो ये होता है कि तो यहाँ पे हम जो सवाल है इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसके ऑप्शन से भी हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कन्विक्ट के बारे में कि कोर्ट में ऑर्डर है कन्विक्ट। ठीक है, कन्विक्ट से रिलेट किया गया है, तो मतलब जो अभी बताया तो ये कन्विक्ट से रिलेट किया गया, तो उसमें जो है नो रेम्यूनरेशन होगा। तो मतलब ये तो सही सुनने में आ रहा है, सही समझ आ रहा है, नो रेम्यूनरेशन का है। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कन्विक्ट से रिलेटेड है एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। ठीक है, बात करते हैं नो रेम्यूनरेशन की यहाँ पे और कन्विक्ट की, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन बाकी भी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे देखिए, बाकी सेकंड ऑप्शन में दिया गया है एक्यूज्ड के बारे में, यहाँ पे बात की गई है एक्यूज्ड, और यहाँ पे भी कहा गया शैल नॉट बी रेम्यूनरेशन, मतलब एक्यूज्ड और नो रेम्यूनरेशन यहाँ पे बात करिए। तो ये तो गलत हो रहा है ना, क्योंकि एक्यूज पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ कॉन्वेक्ट पे होता है अप्लाई है। ठीक, फिर आता है थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन में कॉन्वेक्ट दिया है और शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। इसमें दिया है कि ये एंटाइटल्ड होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है लास्ट ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि एक्यूज्ड, यहाँ पे दिया है एक्यूज्ड विद रेम्यूनरेशन।
ठीक है, रेम्यूनरेशन की बात की गई है, यहाँ पे शैल बी रेम्यूनरेशन की बात की गई है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। गलत है क्योंकि एक्यूज पे अप्लाई नहीं होता, ये तो पहले ही बताया था ना ऑप्शन बी में कि एक्यूज पे अप्लाई नहीं होता, तो ये तो गलत होना ही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है, सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि बीएनएसएस में एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिटी सर्विस के बारे में। ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव जो है पनिशमेंट है, जिसमें जिसमें कॉन्विक्ट को कम्युनिटी के लिए काम करना पड़ता है, जैसे सफाई हो गया, पब्लिक सर्विस हो गया, सोशल वर्क से रिलेटेड काम है, और ये बिना किसी पेमेंट के, मतलब ये उसके बदले में उसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इससे जो है पनिशमेंट प्लस सोशल बेनिफिट दोनों ही अचीव होते हैं। ठीक है, क्या अचीव होते हैं इसमें, जो है पनिशमेंट भी उनको मिल रहा है और प्लस सोशल बेनिफिट भी अचीव हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 497 बीएनएसएस एंड फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी। फोटोग्राफ एंड वीडियोग्राफी की बात हो रही है अंडर सेक्शन 497 बीएनएसएस, द कोर्ट ऑफ और मजिस्ट्रेट में ऑर्डर डिस्पोजल, डिस्ट्रक्शन, कॉन्फिस्केशन एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कितने दिन में होता है, ये कितने दिन में ये टास्क किया होता है, कितने दिन का बात की गई है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पे जो बात करी गई है, पहले तो समझ लीजिए सवाल में किस चीज़ का पूछा गया, किस चीज़ के बारे में बात की गई। ऑप्शन विजिबल हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात है कि सेक्शन 497 में बात की गई है, जो बीएनएसएस के अंदर में आता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि सीज प्रॉपर्टी के डिस्पोजल से रिलेटेड है। और सेक्शन जो है 497 में क्लॉज 2 में प्रॉपर्टी का डिटेल्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, फिर सेक्शन जो 497(3) की बात हो रही है यहाँ पे, ये बताया कि 493 की बात हो रही है, ये बात करता है प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी की जाती है। ठीक है, एविडेंस पर्पस के लिए यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाती है। ठीक, इन दोनों प्रोसेस को जो कंप्लीट होने के बाद कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर, मार्क करिएगा कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, ठीक है, 30 डेज के अंदर जो है ऑर्डर पास कर सकता है। जिसका किसके रिगार्डिंग ऑर्डर पास होता है, डिस्पोजल के रिगार्डिंग। ठीक है, डिस्ट्रक्शन के, कॉन्फिस्केशन के, या फिर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के। तो इसका जो मेन पर्पस है, इस चीज का जो मेन पर्पस क्या है कि एविडेंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, कोर्ट में अननेसेसरी बल्कि प्रॉपर्टी स्टोर ना करना, और प्रोसेस को जो है स्पीडी और एफिशिएंट बनाना। तो यहाँ पर सही आंसर है हमारा आंसर नंबर ए, जो है 30 डेज। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, 30 डेज जो है इतना टाइम लगता है इसको प्रोसेस करने में। 30 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि फाइलिंग ऑफ एफआईआर इज, एफआईआर की बात हो रही है। ठीक है, फाइलिंग ऑफ एफआईआर इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ द बीएनएसएस। तो द स्टेटमेंट इज, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है, ट्रू, फॉल्स, गलत है, पार्टली करेक्ट, कुछ सही है कुछ गलत है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या कहना है आप लोगों का, क्या है, सही है, ट्रू है, फॉल्स है, या फिर पार्टली करेक्ट या पार्टली रॉन्ग, क्या कहना है। देखिए जो सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 482 सेक्शन है, 482 की बात हो रही है, ये बीएनएसएस में है। तो इसमें हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर होती है, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर से रिलेटेड है। ये सीआरपीसी के ओल्ड सेक्शन जो 482 का ही इक्वलेंट होता है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर जो है, इस सेक्शन के अंदर हाई कोर्ट जो है एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट को प्रिवेंट कर सकता है,
जस्टिस सिक्योर करने के लिए ऑर्डर पास करते हैं और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एफआईआर का फाइल होना जरूरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज कर सकता है, जैसे फायर स्टेज पर, सॉरी एफआईआर स्टेज पर, चार्ज शीट स्टेज पर, या फिर इवन किसी प्रोसीडिंग के दौरान। इसलिए ये कहना कि एफआईआर फाइल होना कंपलसरी है, ये पावर को एक्सरसाइज, सॉरी ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए है। यहाँ पे तो ये गलत जो स्टेटमेंट है इसको गलत माना जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। तो हमारा जो आंसर है फॉल्स, ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। तो आंसर हमारा फॉल्स होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी मार्क एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको आज के क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन समझ आए होंगे। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 392, सेक्शन 392 बात कर रही है, की जा रही है। देखिए, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में सेक्शन की बात की जा रही है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए सेक्शन में क्या बात हुई थी। इतना प्रैक्टिस करना है कि समझ आना चाहिए सेक्शन यहाँ पे 392 की बात की जा रही है तो मतलब क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, पहले 392 में क्या बात हुई थी एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑफ द BNSS the judgment in every trial in any criminal court of original jurisdiction shall be pronounced in open court by the presiding officer immediately after the termination of the trial or at some subsequent time not later than how many days। यहाँ पे भी ये पूछा गया है 35 डेज, यहाँ पे बात की है 35 डेज, 45 डेज, ठीक, 60 डेज या फिर 90 डेज। कितने डेज होते हैं, कितने डेज सही हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, क्या कहना है सबका, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे जब सेक्शन की बात होती है कि सेक्शन यहाँ पे 392 की बात हो रही है, तो क्या कहता है 392 कि जजमेंट, जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन shall be pronounced in open court by the preceding officer। ठीक है, immediately after the termination of the trial or at some subsequent time not later than 45 days। ठीक है, not later than 45 days। क्या मतलब हुआ इसका, 45 डेज तो समझ आ गया हमें कि ऑप्शन, ये क्यों भाग जाता है भाई, फिक्स हो जाओ। 45 डेज से हमें समझ आया, एक मिनट, कि ये ऑप्शन जो है, फिक्स हो जाओ, हाँ, कि यहाँ पे 45 डेज ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला है कि 45 डेज क्यों है। देखिए फिर से बता देती हूँ कि जो BNSS ने एक फिक्स टाइमलाइन सेट किया है ताकि जो स्पीडी जस्टिस है उसको इंश्योर किया जाए, मतलब कि ट्रायल खत्म होने के तुरंत बाद जो जजमेंट प्रोनाउंस करना है, और अगर डिले हो तो भी मैक्सिमम 45 डेज, मतलब मैक्सिमम 45 दिन के अंदर करना मैंडेटरी है। ये जो लिटिगेंट्स के फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीडी ट्रायल को प्रोटेक्ट करता है, ये जो लिटिगेंट्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जो स्पीडी ट्रायल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन में बात की गई है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 45 डेज है, यानी कि 45 दिन। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर, 45 डेज। ठीक है, मूव किया जाए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 366, अंडर सेक्शन 366, फिर से वही काम करना है, 366 आते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्या बात होनी है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, BNSS का, द इंक्वायरी इनटू एन ट्रायल ऑफ रेप और एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, सेक्शन 65, सेक्शन 66, 67, 68, 70 और सेक्शन 71 ऑफ द BNS 2023 और अंडर सेक्शन 4, 6, 8 और 10 of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 shall be conducted।
किस में कंडक्ट होना चाहिए, कैमरा, ओपन कोर्ट, दोनों, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसमें से? देखिए, यहाँ पे जो बात की गई है कि सेक्शन 366 जो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड केस का जो ट्रायल है वो इन कैमरा कंडक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, कैमरे में कंडक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, कैमरे में कंडक्ट किया जाना चाहिए, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो ट्रायल है पब्लिक के लिए ओपन नहीं होगा, सिर्फ कंसर्न जो पार्टीज हैं, लॉयर और ऑथराइज पर्सन जो हैं वो प्रेजेंट होंगे वहां पर। ये प्रोविजन अप्लाई होता है बीएनएस के सेक्शन नंबर 64 से 71 के अंदर, 64 से 71 के अंदर जो यहाँ बात की गई है। ठीक है, उसके अंदर ये रेप और रिलेटेड जो केसेस हैं वो ऑफेंसेस यहाँ पे बीएनएस के 64 से 71 के अंदर ये प्रोविजन अप्लाई होता है। पॉक्सो एक्ट जो होता है एक, उसके बारे में पढ़ा होगा आपने, पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4, 6, 8 और 10 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4, 6, 8 और 10। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो मेन पर्पस है, ठीक है, इसका है कि विक्टिम की जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्ट करना। मेन कंसर्न है विक्टिम की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, डिग्निटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, एंड सेकेंडरी होता है कि विक्टिमाइजेशन से बचना। ठीक है, उसके बाद है विक्टिमाइजेशन से बचाना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो होने वाला है इन कैमरा। ठीक है, आंसर है इन कैमरा, मार्क करिए ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव किया जाए, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 140 इज सेइंग कि व्हाट पर्सन मे बी चार्ज जॉइंटली। ठीक है, स्टेटमेंट दिए हमारे पास चार, क्या स्टेटमेंट है? पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, persons accused of an offense and persons accused of abatement or attempt to commit such offense, person accused of different offenses committed in the course of the same transaction, या persons accused of more than one offense of the same kind within the meaning of section 242 BNSS committed by them jointly within the period of 12 months। ठीक है, तो कौन सा हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 1, 3 एंड 4, ऑल ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमें करेक्ट दिया गया है? क्या हमारा आंसर होने वाला है? देखिए, इसको कैसे समझेंगे कि बीएनएसएस में जो प्रोविजन जॉइंट चार्जेस से रिलेटेड है, ठीक है, सीआरपीसी के ओल्ड सेक्शन जो है वो 223 को इक्वलेंट माना है, उसके इक्वलेंट है ये, उसके अकॉर्डिंग फॉलोइंग पर्संस को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। कौन से फॉलोइंग पर्संस होते हैं? कौन से फॉलोइंग पर्संस होते हैं? देखिए, उसमें एक साथ जो है चार्ज किया जाता है, जैसे सेम ऑफेंस या सेम ट्रांजैक्शन। मतलब अगर सेम ऑफेंसेस और सेम ट्रांजैक्शन जो पूछा गया है यहाँ पे, सेम ऑफेंस और सेम ट्रांजैक्शन, इसका क्या कहना है, क्या मतलब है? अगर मल्टीपल लोगों ने सेम ऑफेंस एक ही ट्रांजैक्शन में कमिटेड किया है तो उनको जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑफेंस क्या दिया है? ऑफेंस एंड अटेम्प्ट टू कमिटेड। ठीक है, एक्यूज ऑफ एबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिटेड। इसका क्या मतलब है कि जो पर्सन मेन ऑफेंस करता है और जो उसका एबेटमेंट या अटेम्प्ट करता है, दोनों को साथ में चार्ज किया जा सकता है, दोनों को साथ में चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें दिया है कि पर्सन एक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, मतलब डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन में है। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें डिफरेंट ऑफेंसेस और सेम ट्रांजैक्शन है, मतलब अलग अलग ऑफेंसेस कमिट हुए हैं लेकिन सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, तो जॉइंट ट्रायल जो है वो पॉसिबल होगा यहाँ पे। ठीक है,
फोर्थ में क्या किया है कि सेम काइंड, इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि सेम काइंड का ऑफेंस है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन इतने कमिटेड बाय देम जॉइंटली विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ, विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो इसका क्या कहना है कि अगर सेम काइंड के ऑफेंसेस सेक्शन 242 के बीएनएसएस के मीनिंग में मतलब उसमें है, तो उसमें 12 महीने के अंदर जो जॉइंटली कमिट है, जॉइंटली जो कमिट किए गए हैं तो उनको भी एक साथ चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे सारे स्टेटमेंट है वो तो सही लग रहे हैं ना, जो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट है वो सही हैं, उनको सही माना जाएगा, सही करार दिया जाएगा क्योंकि वो सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये होने वाला है कि ऑल ऑफ द एबव, मतलब सारे के सारे ये स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे मार्क करिए ऑप्शन नंबर सी एज ए करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है एक बार पढ़िएगा, क्या कह रहा है आपका अगला सवाल। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इट्स अर्लियर डिसीजन regarding criminal court power in the matter of adding additional accused in a criminal case। यहाँ पे दिया है 4 केसेस, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मोहम्मद शाफी वर्सेस मोहम्मद रफीक, रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हेमा मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो क्या है करेक्ट आंसर, क्या है सही जवाब यहाँ पे? देखिए ये जो सवाल है ये केस सेक्शन 319 सीआरपीसी में अब जो बीएनएसएस में इक्वलेंट प्रोविजन में है इससे रिलेट करता है, जिसमें कोर्ट को पावर होती है, क्या पावर होती है कोर्ट को, कि जो एडिशनल एक्यूज को सम्मन करने की पावर दी गई है कि अगर ट्रायल के दौरान एविडेंस से लगे कि वो भी ऑफेंस में इन्वॉल्व है तो पहले क्या करना है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स में कंफ्यूजन था, इसमें क्या था कि कुछ जजमेंट्स में पहले कंफ्यूजन था कि कब कोर्ट एडिशनल एक्यूज को बुला सकती है, किस स्टेज पर पावर यूज हो सकती है, और है कि एविडेंस का स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेंच था यहाँ पे 5 जज थे, उन्होंने 2014 में हरदीप सिंह के केस में, कौन सा केस है, हरदीप सिंह, ये दिया है हमारा ऑप्शन ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमारे पास, हरदीप सिंह का केस दिया है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया गया था, उसमें क्या कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर ट्रायल के दौरान सेक्शन 319 की पावर यूज कर सकता है, सेक्शन 319 का पावर, 319 का पावर जो है वो यूज कर सकता है। एविडेंस का मतलब सिर्फ क्रॉस एग्जामिन्ड एविडेंस नहीं है बल्कि एग्जामिनेशन इन चीफ भी हो सकता है। ठीक है, फिर है कि इसके बाद जो पावर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए केयरफुली जो है यूज होना चाहिए, पावर ऐसे यूज नहीं कर लेना है, उसको केयरफुली यूज करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लेकिन जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं उनके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं कि वो गलत क्यों हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, मोहम्मद शफी वर्सेस मोहम्मद रफ़ी जो 2007 का है, इसमें था कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू में से एक केस था जो फाइनल रिजोल्यूशन नहीं था। रंजीत सिंह का दिया है यहाँ पे वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1959 का, इसमें पुराना डिसीजन था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रिजोल्यूशन नहीं था। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो दिया है लास्ट क्या है, हेमा मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में जो था कि इसका अलग ही इशू था, मतलब ये एंटीसिपेटली बिल के रिलेटेड का केस था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या है, हमारा जो फाइनल आंसर है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मार्क करिए, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, मूव किया जाए अगले सवाल की तरफ, किया जाए। अगला सवाल क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन
specified in cases of petty offenses under section 299 of BNSS is, ठीक है। अमाउंट की बात हुई है कि कितना अमाउंट फाइन किया जाता है, 5,000, 1,000, 2,000 की 10,000, कितना अमाउंट फाइनेबल है, कितना अमाउंट फाइन किया जाता है, फाइन लगाया जाता है। तो देखिए जो यहाँ पे सेक्शन बात हुई है सेक्शन 229 BNSS में, यहाँ पे पेटी ऑफेंसेस का जो फाइन है ये कहता है कि पेटी ऑफेंसेस के केस में मैक्सिमम फाइन ₹5,000 तक हो सकता है। क्या कहता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 5,000 तक हो सकता है। तो यहाँ पर जो है 5,000 हमारा सही आंसर है, इसको मार्क कर लीजिए। बट ये सही क्यों है, ऐसा क्यों कह दिया भाई? देखिए BNSS ने पेटी ऑफेंसेस के लिए एक अपर लिमिट फिक्स किया है जिसमें 5,000 जो है वो अपर लिमिट है, लेकिन इसका पर्पस है कि छोटी मोटी जो ऑफेंसेस के लिए स्पीडी जो डिस्पोजल और लाइटर पनिशमेंट हो, हल्का पनिशमेंट हो, छोटा मोटा पनिशमेंट हो, और कोर्ट्स का बर्डन जो है वो कम हो जाए। तो ये एक समरी प्रोसीजर के अंडर हैंडल किया जाता है, ठीक है। समरी प्रोसीजर के अंदर ये हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए ऑप्शन ए 5,000 रुपीज एज ए करेक्ट आंसर। ये हमारा मैक्सिमम फाइन है जिसके अंदर फाइन किया है, ठीक है। अगला सवाल है एक्स फाइल से प्राइवेट कंप्लेंट इन द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी इट ट्रांसपायर्ड दैट द पुलिस इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द सेम सब्जेक्ट मैटर द मजिस्ट्रेट इन सच ए केस शाल। 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस पढ़िए कि क्या ऑप्शंस दिए हैं और क्या हमारा आंसर सही होने वाला है, ठीक है। देखिए एक बार क्या ऑप्शंस दिए हैं और कौन सा आंसर हमारा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 210, सेक्शन जो है मार्क कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ 210, सेक्शन नंबर 210 से रिलेट करता है। रिलेट करिए, क्या कहा गया है कि सेक्शन 210 210 जो है CRPC, मतलब अब जो BNSS में भी सिमिलर प्रोविजन ही दिया गया है, उसमें कंप्लेन प्लस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात है। इसमें क्या है कि जब एक प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होती है और इंक्वायरी के दौरान पता चलता है कि पुलिस भी सेम मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो लॉ कहता है, क्या कहता है लॉ, कि मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट केस कंटिन्यू नहीं करना चाहिए तुरंत ही, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट मांगनी होती है, और जब तक पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है मजिस्ट्रेट को प्रोसीडिंग स्टे करनी होती है, ठीक। इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे क्या है, पहला दिया है कि कंटिन्यू विद द कंप्लेंट केस एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, ये दिया हुआ है। तो क्या ये सही है? देखिए इसमें है कि रिकॉर्ड जो है विटनेस का, ये गलत है क्योंकि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक। यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ये गलत है। अगले में दिया है कॉल फॉर ए रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे क्या बात की गई है, कॉल फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम ए पुलिस ऑफिसर, तो ये पार्ट सही है पर इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे स्टे भी करना होता है, बात की थी कि यहाँ पे स्टे भी करना होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर दिया है स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ सच इंक्वायरी और ट्रायल एंड कॉल फॉर ए रिपोर्ट ऑन द मैटर फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, ये तो सही लग रहा है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, यही प्रोसीजर एकदम करेक्ट माना गया है, हमारा ऑप्शन सी सही कह रहा है। लास्ट में दिया है कि डिसमिस द कंप्लेन, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कंप्लेन डिसमिस नहीं होती, बस स्टे होती है। कंप्लेन कभी भी डिसमिस नहीं होती है, बस उसमें स्टे लगता है, उसको स्टे होती है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसको मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मूव करें अगले सवाल की तरफ, देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इन केस ऑफ एडॉप्शन ऑफ ए सन बाय ए हिंदू मेल द सन मस्ट बी लेस देन 21 साल, 18 साल, 15 साल या 9 साल, कौन सा सही है ऑप्शन, क्या एज होनी चाहिए? देखिए इसमें क्या है
कि यहाँ पे बात की जा रही है, सबसे पहले देखेंगे कि बात की जा रही है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 की। यहाँ पे एडॉप्शन ऑफ सन मतलब एक बेटे को गोद लेने की बात की जा रही है। तो सेक्शन 10 जो है इस एक्ट का, सेक्शन 10, इस एक्ट का सेक्शन 10 है, वो कहता है कि एडॉप्टेड चाइल्ड जो है उसकी एज 15 साल से कम होनी चाहिए, मतलब वो 15 साल से छोटा होना चाहिए। कहाँ लिखा है? 15 साल से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, अगर कस्टम या यूसेज अलाउ करता है तो 15 साल से ऊपर का चाइल्ड भी अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, किसी कंडीशंस में। वैसे तो 15 साल होता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शंस होता है, तो वहाँ पे 15 साल से ऊपर का बच्चा भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं, 21 साल गलत है, 18 साल गलत है, 15 साल सही है और 9 साल भी गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, 1956 के अकॉर्डिंग 15 साल या 15 साल से कम का बच्चा अडॉप्ट किया जाता है, जिसकी कोई भी बच्चा जिसकी मैक्सिमम एज 15 साल होनी चाहिए। अगर एक हिंदू मेल सन अडॉप्ट करता है तो वो लड़का 15 साल से कम होना जरूरी है, और ये इंश्योर करता है कि एडॉप्शन के बाद चाइल्ड को प्रॉपर अपब्रिंगिंग मिल सके, मतलब चाइल्ड को प्रॉपर भरण पोषण मिल सके। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज। मूव करते हैं अगले सवाल में। सेक्शन 197 की बात हो रही है। ऑफ द बीएनएसएस डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन जो 197 बीएनएसएस का है वो इनमें से किसके बारे में बात करता है? जो ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ। क्या ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास? देखिए, जो बीएनएसएस का जो चैप्टर है, ठीक है, उसके प्रोविजन में क्या दिया हुआ है? बीएनएसएस का चैप्टर है ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट से रिलेट है। ठीक है, उसमें प्रोविजंस हैं कि सेक्शन जो 195 है, यहाँ पे सेक्शन क्या दिया है? 197 दिया है। तो जो 195 सेक्शन होता है वो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में है। 196 है, उसके बाद जो आता है वो ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट जो है डन और कॉन्सिक्वेंसेज इंश्यूज होता है। सेक्शन 197 जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है वो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल से रिलेटेड है। और उसके बाद सेक्शन 198 जो उसमें दिया गया है वो कहता है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज ऑफेंस ड्यू टू रिलेशन विद अदर ऑफेंस। इसलिए यहाँ पे जो सेक्शन 197 हमारे सवाल में पूछा गया है वो स्पेशली प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल से डील करता है। ठीक है, ये सेक्शन बताता है कि कौन सी कोर्ट में केस जो है वो कंडक्ट होगा और जब ऑफेंस मल्टीपल लोकल एरियाज से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा क्या है? फाइनल आंसर है हमारा ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मार्क करिए ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देन मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अंडर द बीएनएसएस if a previous conviction is proved against the accused person, then the offense cannot be compounded if the accused is liable to either to enhance punishment or to a punishment of a different kind for such offense. The offense cannot be compounded. The offense can be compounded and previous conviction is immaterial. The offense can be compounded if the offense। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो सेक्शन 197 की बात की गई है, ठीक है, सेक्शन 197 ऑफ बीएनएसएस इसकी बात की गई है, इससे रिलेटेड सवाल है ये। तो क्या कहता है इस सेक्शन में, क्या कहा गया है? इस सेक्शन रिलेट करता है इफेक्ट ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, मतलब बीएनएसएस कहता है कि अगर प्रोविजन कन्विक्शन प्रूव हो जाता है अगेंस्ट एक्यूज और उस ऑफेंस के लिए एक्यूज जो है वो इनहांस्ड पनिशमेंट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट के लायबल हो जाता है, तो उस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता, मतलब उस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता। तो
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, एक बार ऑप्शन भी देखते हैं कि द ऑफेंसेस कैन नॉट बी कंपाउंडेड if the accused is liable to either to enhance punishment or to a punishment of a different kind of such offense। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है, जो अभी बात की हमने वही चीज है, ऑप्शन ए कह रहा है हमारा। तो बाकी क्या है, सेकंड ऑप्शन में क्या है, क्या बोला था, ऑफेंस कैन नॉट बी कंपाउंडेड, ये सॉरी, द ऑफेंस कैन नॉट बी कंपाउंडेड इज द रॉन्ग, क्योंकि ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, हर केस में गलती हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है स्टेटमेंट कि द ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड एंड द प्रीवियस कन्विक्शन इज इमैटेरियल, ये भी गलत है, क्योंकि प्रीवियस जो कन्विक्शन था वो मैटर करता है, ठीक है, प्रीवियस जो कन्विक्शन था वो मैटर करता है। तो यहाँ पे फिर क्या दिया है, द ऑफेंस कैन नॉट बी कंपाउंडेड इफ द ऑफेंस, इसका क्या है, ये भी गलत हो गया है, क्योंकि इनकम्प्लीट और गलत ये दिया हुआ है ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मीन्स मार्क करिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बीएनएसएस में क्लियर किया है कि अगर एक्यूज के अगेंस्ट प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव हो जाता है तो उसको कंपाउंड करने की जो परमिशन है वो नहीं मिलेगी। इसका पर्पस है कि रिपीट जो ऑफेंडर्स थे उनको इजी स्केप ना मिले और उनके लिए जो पनिशमेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपको। इसके बाद मूव करते हैं, ठीक है, अगले सवाल की तरफ। कैसे, क्या और क्यों कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 180 एंड 183। सेक्शन 180 और 183 बीएनएसएस के जो सेक्शन है उनके बीच डिफरेंस पूछा गया है। ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, तो क्या सही है, देखिए क्या सही है। बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। जो सेक्शन 180 है वो क्या कहता है, ये कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर को पावर देता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करें। फिर क्या है कि ये स्टेटमेंट के दौरान पुलिस के सामने दिया जाता है और नॉर्मली ये ओथ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, ठीक है। ओथ क्या होता है, शपथ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 183 है उसकी बात करते हैं। जो सेक्शन 183 है वो कहता है कि इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, पहले पुलिस कर रही थी, इसमें मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये ज़्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। और अक्सर जो है कन्फेशन या इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है ताकि जो एविडेंट्री एविडेंस है वो वैल्यू स्ट्रांग हो, मतलब एविडेंट्री जो वैल्यू है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसमें जो मेन अंतर है कि 180 में पुलिस रिकॉर्डिंग होती है और 183 में 183 में मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ये दो डिस्टिंक्शन है, ये दो डिफरेंसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा, 180 पुलिस और 183 मजिस्ट्रेट, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन दिया है हमारा कि इसमें हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसमें दिया है 180 बीएनएसएस स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस एंड वेयर इज सेक्शन 183 बीएनएसएस स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सही मार्क करिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अंडर CRPC BNSS a police officer is bound to register an FIR upon receiving any information relating to commission of a cognizable offense under section 154, section 154 की बात हो रही है of CRPC, it was observed by the SC in the case of, ठीक है, यहाँ पे 4 केस दिए हैं, कौन सा केस यहाँ रिलेटेबल है, किस केस में ये बात की गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है किस में केस में कहा था, ललिता कुमारी केस में, ललिता कुमारी केस ने वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। इस केस में बात हुई थी कि इसमें क्लियर होल्ड किया था कि सेक्शन 154 CRPC के अंडर अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली थी, ठीक है, कॉग्नाइजेशन ऑफ ऑफेंस की जो इंफॉर्मेशन है
वो मिलती है तो जो एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी माना जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। पुलिस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी तभी कर सकती है जब लिमिटेड एक्सेप्शनल केसेस हों, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कॉमर्शियल ऑफेंसेस या और इसी तरह के। और इसके अलावा अगर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो एफआईआर तुरंत रजिस्टर होगी। ये जो जजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का था और इसने एफआईआर जो है रजिस्ट्रेशन पर क्लैरिटी दी थी। अब बीएनएसएस में अब जो है बीएनएसएस में भी सिमिलर प्रिंसिपल फॉलो होता है, तो सेम प्रिंसिपल फॉलो यहाँ भी किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ जो केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मतलब ऑप्शन ए मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 149 कि अंडर सेक्शन 173 BNSS, the officer in charge of police may proceed to conduct preliminary inquiry under the circumstances mentioned in that section within a period of कितने दिन में? 10 days, 14 days, 7 days या फिर 12 days। कितने दिन में होता है ये, कितने दिन लग जाते हैं? तो देखिए बात की गई है सेक्शन 173 क्लॉज 3 में BNSS जो है प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी होती है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें कॉग्नाइजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो सकता है तो ऑफिसर जो इंचार्ज है वो लिमिटेड सिचुएशन में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। ठीक, लेकिन ये जो इंक्वायरी है ये 14 दिन मतलब 14 डेज। ठीक है, 14 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका जो पर्पस है अननेसेसरी डिले को रोकने का, और जो एफआईआर है रजिस्ट्रेशन को इनडेफिनाइट टाइम तक डिले नहीं किया जा सकता। तो ये जो प्रोविज़न है ये लार्जली ललिता कुमारी जजमेंट के प्रिंसिपल को कोडिफाई करता है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर है वो है 14 डेज मतलब कि 14 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 days is the correct answer. Mark option D as the correct answer. So, ठीक है, मूव करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी सवाल क्या कह रहा है? अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS द कंसेप्ट ऑफ जीरो FIR एंड EFIR कैन बी फाउंड। ठीक है, कौन से सेक्शन में बात करी गई है जीरो FIR और EFIR के बारे में? जीरो FIR क्या होती है और EFIR क्या होती है ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है जीरो FIR, बता भी देती हूँ मैं कि यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 173 के रिलेट करेगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है सेक्शन 173 मतलब ऑप्शन हमारा सी सही है। तो इसमें जो इस सेक्शन में बात हो रही है जीरो FIR के कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया था। मतलब जीरो FIR होती है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर आप अपना FIR रजिस्टर कर सकते हैं चाहे ऑफेंस उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में हो या ना हो। बाद में जो है एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है आपकी FIR। और EFIR क्या होती है? EFIR का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था इसी सेक्शन में। उसमें था कि इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दी जा सकती है, जैसे ईमेल या ऑनलाइन मोड के थ्रू, और स्पेसिफाइड टाइम के अंदर साइन या वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो प्रोविज़न है ये सिस्टम को मॉडर्न या एक्सेसिबल बनाने के लिए ऐड किया गया था। तो यहाँ पे जो है फाइनल आंसर है हमारा 173 जो है सेक्शन 173, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मार्क करिए एज ए करेक्ट आंसर। 173 सेक्शन के अंदर जीरो FIR और EFIR के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आज के हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो हमारा ये जो आपका मैंने स्टार्ट करने क्लास शुरू होने से पहले ही आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ कि आपका AIB के लिए आपका एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए यू हैव टू डाउनलोड प्रेप हॉरिजॉन ऐप। आप iOS अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड ऐप तो आप गूगल प्ले पे जाके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, तो चैनल को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस हम आपके हेल्पफुल होने वाले हैं, आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।